साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता अखबार के 15 अगस्त 2023 के एक संपादकीय जिसका शीर्षक है हरित तकनीक और कौशल विकास के संबंध में बात करेंगे और यह संपादकीय लिखी है अरविंद कुमार मिश्रा जी ने। इसमें जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी और कौशल विकास के बारे में बात की गई है। ग्रीन टेक्नोलॉजी या हरित तकनीक से संबंध या इससे तात्पर्य यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो, कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी? हरित तकनीक कहलाएगी या ग्रीन टेक्नोलॉजी कहलाएगी। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में क्या है, पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन की जो प्रक्रिया है या जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे जूझ रहा है। तो वर्तमान में देशों का रुख है कि वो हरित अर्थव्यवस्था की ओर जो है अपने कदम बढ़ाएं। तो हरित अर्थव्यवस्था की तरफ जाने का मतलब है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं उसमें हरित तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। हरित तकनीक या हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित या इसका जो तात्पर्य है वह यही है कि जिसमें ऐसी तकनीक या ऐसी आर्थिक क्रियाकलाप किए जाए जिसमें जो ग्रीन हाउस गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है या कार्बन का जो उत्सर्जन है वो न्यूनतम हो, कम से कम हो और वो पर्यावरणीय ज़्यादा से ज़्यादा जो गतिविधियाँ हैं वो उसके पर्यावरण के हितैषी हों। तो इन्हीं के संबंध में जो है इस वीडियो में चर्चा की गई है या इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार की हरित तकनीक और किस प्रकार के कौशल विकास की ज़रूरत है। उस संदर्भ में भारत के क्या कदम रहे हैं, मतलब भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, उन सभी की चर्चा इसमें की गई है। तो इसको यदि आप देखें तो इसमें बहुत सारे डेटा आपको प्री के लिए भी मिलेंगे जो प्राथमिक परीक्षा होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसमें जो पॉइंट हैं वो जो मुख्य परीक्षा होती है यूपीएससी और पीसीएस की, उनके लिए इसमें काफ़ी पॉइंट आपको मिलेंगे। और यदि मुख्य परीक्षा की बात करें तो ये पूरा सेक्शन जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित है, तो आपका जीएस पेपर 3 से संबंधित हो जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज जलवायु संकट का असर रोजगार परिदृश्य पर भी पड़ रहा है। हरित अर्थव्यवस्था के बढ़ते चलन से रोजगार और परंपरागत आजीविकाएं नई शक्ल ले रही हैं। हरित तकनीक की बदौलत उत्पादन और वितरण की पूरी प्रणाली बदल रही है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में हम लोग अंकटाड कहते हैं, ने हरित रोजगार के लिए कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी शिक्षण, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हाइड्रोजन जैसी 17 तकनीकों को जरूरी बताया है। पिछले कुछ सालों में भारतीय अर्थतंत्र की इन तकनीकों के साथ संबद्धता बढ़ी है। हालांकि अभी हम अंकटाड की तकनीक एवं नवाचार रपट 2023 में 43वें अर्थात 43वें स्थान पर हैं। 166 देशों की सूची में अमेरिका पहले, जर्मनी 7वें और चीन जो है 9वें पायदान पर है और भारत 43वें पायदान पर है अंकटाड की तकनीक एवं नवाचार रपट 2023 में। तो ये डेटा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ ने हर उस रोजगार को हरित श्रेणी में परिभाषित किया है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली आर्थिक गतिविधियों से संबद्ध है या कृषि, उद्योग, सेवा और प्रशासनिक गतिविधियों में सबसे अधिक है। अभी दुनिया भर में 7.5 करोड़ रोजगार सिर्फ प्रकृति आधारित गतिविधियों पर केंद्रित हैं। आईएलओ का अनुमान है कि 2030 तक 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार प्रकृति आधारित उद्यमों से सृजित होंगे। देश में पिछले वित्तीय वर्ष में 1,64,000 लोग सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत थे। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और आईएलओ की संयुक्त रपट के अनुसार 2020-21 में भारत में कुल 8,63,000 हरित रोजगार पैदा हुए और वर्तमान में देश के कुल कार्यबल का 20%, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में देश के कुल कार्यबल का 20% हरित रोजगार से संबद्ध है। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब का अनुमान है कि अकेले सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2050 तक 30,26,000 युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में इस दशक के अंत तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार होंगे। इसी समान अवधि में 50 लाख मीट्रिक टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने के क्रम में 6 लाख रोजगार सृजित होंगे। भारत में पिछले कुछ वर्षों में रसोई से लेकर विशाल औद्योगिक इकाइयों तक हरित संसाधनों की मौजूदगी बढ़ी है। आवासीय परियोजनाओं में शीतलन और उष्मागतिकी जैसी ऊर्जा दक्ष पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। बिजली उत्पादन से लेकर रोजमर्रा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने में हरित तकनीक की अहम भूमिका है। जिस तरह वैश्विक अर्थतंत्र जलवायु अर्थव्यवस्था की ओर करवट ले रहा है, ऐसे समय में भारत के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मोर्चों पर अवसर है, बशर्ते हम हरित रोजगार से जुड़ी तकनीक और कौशल हासिल कर सकें।
मतलब हमारे पास तकनीक भी होनी चाहिए और इसके लिए स्किल्ड मानव संसाधन भी होना चाहिए। यह हरित तकनीक में शोध और निवेश बढ़ाकर ही संभव है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के अध्ययन के मुताबिक देश में 50 करोड़ लोगों को किसी न किसी एक कौशल की जरूरत है। हरित रोजगार के लिए जरूरी आवश्यक कौशल उन्नयन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अक्षय ऊर्जा, हरित परिवहन, गैस आधारित अर्थव्यवस्था तथा नैनो तकनीक पर केंद्रित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में इन विषयों पर डिप्लोमा से लेकर PhD पाठ्यक्रम शुरू होना अच्छा संकेत है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में औद्योगिक तथा अकादमिक अर्थात इंडस्ट्री एकेडमिया समन्वय अब भी कमजोर है। कहने का मतलब ये है कि जो संस्थानों में पढ़ाया जाए उसका इस्तेमाल उद्योगों में हो, या कह सकते हैं उद्योगों में, इंडस्ट्री में जिस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही शिक्षा जो है वो आपके इंस्टीट्यूशन में दिया जाए। यह तय करना होगा कि ये पाठ्यक्रम सिर्फ महानगरों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित न रहें। ध्यान रहे कौशल विकास और दक्षता संवर्धन के प्राथमिक लाभार्थियों में नियोक्ता प्रमुख होते हैं। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल कौन करेगा, तो इसका कौशल विकास और जो आपका कह सकते हैं दक्षता संवर्धन है इसका इस्तेमाल कौन करता है, जो नियोक्ता होते हैं, जो कंपनियां होंगी, जो इंडस्ट्री होगी वही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कौशल विकास की दिशा में स्किल काउंसिल ग्रीन जॉब ने 1 लाख से अधिक लोगों को सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित कर एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया है। सूर्य मित्र जो सौर परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, उसके तहत लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उन्हें सूर्य मित्र की उपमा दी जा रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की 36 अलग अलग क्षेत्रों पर केंद्रित कौशल परिषद हरित तकनीक के प्रशिक्षण पर जितना जोर देगी, रोजगार बाजार के लिए उतना ही बेहतर होगा। युवाओं के बीच हरित रोजगार के अवसर को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन जॉब पोर्टल की स्थापना की जानी चाहिए। हरित रोजगार को बढ़ावा देने वाली कौशल और दक्षता उन्नयन योजनाओं को समन्वित करना होगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये जो पूरा इतना लंबा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसे शॉर्ट में आप कुसुम योजना के नाम से जानते हैं। मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री वन धन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए हरित तकनीक का प्रशिक्षण हितग्राहियों को दिया जाए। तो इन योजनाओं के नाम याद रखिएगा। वर्तमान में 14,740 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI 14,740 ITI में 24 लाख से अधिक युवा विभिन्न विषयों के कौशल सीख रहे हैं। 2014 तक देश में 10,000 ITI थे। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 के जरिए ITI को ग्रेडिंग भी प्रदान कर रही है, ठीक है, उद्यमिता नीति 2015 के जरिए। इससे इन संस्थानों के सामने विश्व स्तरीय संस्थान बनने का मौका है। पिछले 6 सालों में देश में 5 करोड़ लोगों को कौशल विकास योजना से जोड़ा गया है। अर्थतंत्र का हरित आवरण दिखने में भले बहुत सुंदर हो, लेकिन इस बदलाव में चुनौतियां भी कई हैं। जलवायु अर्थव्यवस्था विकसित करने के क्रम में देश की सामाजिक, शैक्षणिक और भौगोलिक व्यवहारिकताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह सर्वसामान्य तथ्य है कि तकनीक की स्वीकार्यता लंबे समय तक टाली नहीं जा सकती है, मगर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र विशेष में तकनीक, नवाचार और कौशल की स्थिति क्या है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तकनीक, नवाचार और कौशल की आवश्यकता होगी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट आगाह करने वाली है, जिसमें कहा गया है कि वैश्विक कार्यबल में अगले 5 सालों के भीतर 1.4 करोड़ नौकरियां खत्म होंगी। इसके पीछे अर्थव्यवस्था, आक्रामक डिजिटलीकरण, कृत्रिम बौद्धिकता, महंगाई और आपूर्ति तंत्र की बाधाओं को बड़ी वजह बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक वैश्विक कार्यबल के स्तर पर 1.5 अरब आजीविकाएं अर्थतंत्र के हरित रूपांतरण से प्रभावित होंगी। स्पष्ट है कि इसके लिए हरित तकनीक और मानवीय श्रम के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। एक ऐसा सामंजस्य जो उत्पादन, वितरण और उपभोग के पूरे मॉडल को टिकाऊ बनाए। यह तभी संभव है जब कार्यशील आयु वर्ग कितनी होती है, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक, ठीक है, 59 वर्ष तक के लोगों को तकनीक और उसका प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन में 3 अहम मुद्दों पर सहमति बनी। इनमें वैश्विक स्तर पर कौशल के अंतर को पाटना, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण अहम है। विश्व भर में कौशल विकास की क्या स्थिति है, कहाँ किस कौशल के श्रमिकों की जरूरत है, इसके मानचित्रण, मैपिंग की मांग भारत लंबे समय से करता रहा है। तो ये जो मानचित्रण या मैपिंग है, इससे पता चलेगा कि किस जगह पे किस प्रकार के श्रमिकों की जरूरत है, मतलब किस देश में या किस इंडस्ट्री में किस प्रकार के श्रमिकों की जरूरत है। उस हिसाब से हम कौशल विकास या कौशल संवर्धन कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और आर्थिक सहयोग
एवं विकास संगठन कौशल अंतर का आकलन करेंगे। अब देखना है कि इस सम्मेलन से निकले निष्कर्ष कैसे साकार होते हैं। हरित तकनीक और कौशल में एकाधिकार की वजह से विकसित देशों ने 2018 में $60 अरब का हरित तकनीक आधारित निर्यात किया। 2021 में यह आंकड़ा 156 अरब के स्तर को पार कर गया। वहीं विकासशील देश 2021 में सिर्फ $75 अरब की हरित तकनीक से जुड़ा निर्यात कर सके हैं। ऐसे में G20 से पहले G7 को यह समझना होगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ मुट्ठी भर देशों के कारोबारी हितों को साधने का जरिया न बने। भारत जिस तरह वैश्विक दक्षिण की आवाज बन रहा है, इस परिदृश्य में हमारा पूरा जोर हरित तकनीक की आत्मनिर्भरता और वित्त पोषण पर है। इससे एक और भारत हरित मानव संसाधन के बल पर शून्य कार्बन उत्सर्जन का घरेलू लक्ष्य हासिल करेगा। हमें 2070 तक ये लक्ष्य हासिल करना है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का। वहीं जलवायु समाधान के लिए जरूरी श्रम पूंजी का वैश्विक केंद्र बनने में भी सफल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।